हेलो बच्चों, देखिए आज हम कक्षा 7 के आपकी हिंदी कार्य पुस्तिका के पाठ 3 हिमालय की बेटियां इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इसमें, तो वही हम देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम आपको पता है हिमालय की बेटियां, और लेखक का नाम क्या है? नागार्जुन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? तो हमने ये पाठ पढ़ा, हमने इसमें देखा था कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। और उसने लोक माता क्यों कहा है? नदियों को लोक माता मतलब लोक मतलब संसार और माता मतलब माता, तो सारे जगत की, सारे संसार की माता। और क्यों है वो सारे संसार की माता? क्योंकि नदियों से हमें जल मिलता है, पेड़ पौधों को जल मिलता है, पशु पक्षियों को जल मिलता है, हर प्राणी को नदियों के द्वारा जल मिलता है। और जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। यदि हमें जल ना मिले तो कोई भी वनस्पति हो या कोई प्राणी हो या कोई मनुष्य हो, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए नदियों को उन्होंने लोक माता कहा है। प्रश्न ग देखिए, लेखक ने नदियों को माँ के अतिरिक्त और किन रूपों में देखा है? तो जैसा हमने पाठ में पढ़ा था कि लेखक ने नदियों को माँ के अलावा और भी रूपों में देखा है। वो कौन कौन से थे? बेटी के रूप में, प्रेयसी के रूप में एवं बहन कहा है। तो उन्होंने बेटी क्यों कहा था? क्योंकि वो हिमालय की गोद से निकलती हैं, तो इसलिए उन्होंने नदियों को हिमालय की बेटी कहा है। और प्रेयसी क्यों कहा था? क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी से मिलने की चाह में, बस किसी से मिलने की धुन में चले जा रही हैं और आखिर में जाके कहाँ मिल जाती हैं? समुद्र में। तो उन्होंने समुद्र की प्रेयसी बोला है नदियों को। और बहन क्यों कहा है उन्होंने? बहन इसलिए कहा है क्योंकि जब भी उन्हें कोई समस्या होती है या कभी भी उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो जाकर के नदी के पास बैठ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें ऐसा सुकून और शांति मिलती है जैसे हमें किसी बड़ी बहन के आंचल में, उसके प्रेम में। तो इसलिए उन्होंने नदियों को माँ के अलावा बेटी, प्रेयसी और बहन कहा है। अब प्रश्न नंबर घ देखिए कि लेखक ने नदी को बहन क्यों कहा है? तो उन्होंने बहन क्यों कहा है? क्योंकि लेखक को नदी बहन के समान प्रतीत होती है, क्योंकि वह उनके सानिध्य में अपनी समस्याएं सुलझा लेते हैं। मतलब जब उनको कोई परेशानी होती है, वो किसी समस्या में होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो नदी के पास जाते हैं और वहाँ पर बहते हुए जल में अपने पैरों को डालकर बैठ जाते हैं और उससे उन्हें इतना सुकून और शांति मिलती है जैसे हम, जब हमारी कोई बड़ी बहन होती है और हम किसी समस्या में या किसी परेशानी में होते हैं तो वो हमारी हर समस्या को समाधान ढूंढ लेती हैं। तो इसी तरह से उसे भी वहाँ अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाता है जब वो वहाँ जाकर नदी में बहते हुए जल में पैर डुबोकर बैठ जाता है। तो इसलिए उन्होंने नदी को बहन कहा है। अब देखिए नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है आपको। तो देखिए इसमें क्या है ऑप्शन। मैदानी इलाकों में नदियाँ किसके समान प्रतीत होती हैं? 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए हैं। बालिका के समान, संभ्रांत महिला के समान, वृद्धा के समान या नवयुवती के समान। तो क्या देखा था हमने? पाठ में क्या पढ़ा था? हमें प्रतीत होती है वो संभ्रांत महिला के समान। संभ्रांत महिला मतलब एक ऐसे कुल की, ऐसे परिवार की संस्कारी महिला जो आपने देखा होगा, जो बिल्कुल शांत, गंभीर और बहुत ही संस्कारवान होती है, उसकी तरह। अब नदियाँ अटखेलियाँ करती हुई कहाँ दिखाई देती हैं? तो कहाँ पर दिखाई देती हैं नदियाँ? मैदानों में, घाटियों में, समुद्र में या हिमालय की गोद में। जब कोई भी बच्चा हो
तो वो अटखेलियाँ कहाँ करता है? जब छोटा होता है अपने घर में होता है ना। जैसे आप लोग छोटे हो, अपने घर में ही तो शैतानियाँ करते हो, दूसरों के घर जाकर नहीं कर पाते। तो ऐसे ही नदियों का घर कौन सा था? हिमालय की गोद में। तो वो वहीं पर अटखेलियाँ करती थी। आगे देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोकमाता, प्रेयसी, बहन या बेटी? तो हमने भी ऊपर भी एक प्रश्न में भी पढ़ा था कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। आगे, लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर भाव है क्योंकि वे देव सादृश्य हैं, माता सादृश्य हैं, प्रेयसी या बहन? तो लेखक ने सबसे ऊंचा दर्जा किसका होता है? माता का होता है। सबसे ज़्यादा जो आदर का पात्र होती है वो हमारी माता ही होती है। तो इसीलिए उन्होंने, लेखक ने नदियों को माता सादृश्य कहा है। आगे देखिए, ये पेज नंबर 17 पर एक क्वेश्चन है आपका भाषा की बात में कि दिए गए शब्दों में से संज्ञा के भेद पहचान कर सही स्थान पर लिखिए। तो हमने संज्ञा पढ़ी थी ना। कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में हमने क्या जाना था? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं? जिन शब्दों से हमें किसी विशेष वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का भाव पता चलता है, तो वो हमारी होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक में जब हमें किसी भी वस्तु की, किसी प्राणी की या किसी स्थान की पूरी जाति का पता चलता है, वहाँ होती है जातिवाचक। और भाववाचक तो जब हम किसी चीज़ को देखकर महसूस करते हैं, किसी के गुणों को, किसी के भावों को, वहाँ पर हमारी होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हमने बताया था कि हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, यानी गिन नहीं सकते, हम केवल उसको महसूस कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको जो ऊपर शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं वो उनके नीचे लिखने, जातिवाचक के उसके नीचे लिखने और भाववाचक के भाववाचक के नीचे लिखने। तो बालिका शब्द हमारा एक बच्चों की पूरी, बालिका की पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा जातिवाचक में। नदी शब्द भी, क्योंकि नदियाँ भी बहुत सारी होती हैं, अगर उसने कहा होता गंगा नदी तो तब हमारा वो किस में आ जाता? व्यक्तिवाचक में, है ना, क्योंकि गंगा नदी एक है, लेकिन नदी तो बहुत सारी हैं, तो इसलिए ये नदी भी हमारा किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। अब हिमालय क्योंकि एक ही है, बहुत सारे नहीं हैं, तो हिमालय हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। ममता मतलब प्रेम किसी के प्रति, तो ये चीज़ हम महसूस करते हैं, है ना, ये एक भाव है, तो ये हमारा आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। गंभीर, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा में आएगा। व्यास, ये एक नाम है, तो ये हमारा आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पिता भी हमारा किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। और कालिदास, क्योंकि कालिदास भी एक नाम है, वो भी एक ही थे, तो वो भी हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और शांत एक भाव है, तो ये हमारा आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। ओके, अब देखिए नीचे एक क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्यों में क्रिया रेखांकित कीजिए। तो क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करना। तो हमें देखना है कि किसी कार्य को जो करने वाला शब्द जो इसमें हमें दिखाई दे रहा है, हमें उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, यानी उसको रेखांकित करना है। तो पहला क्या है? अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? किसी को देखना। तो देखा शब्द हमारा क्या होगा? क्रिया। तो हम इसके नीचे रेखा खींच देंगे एक। दूसरा देखिए, ये कहाँ भागी जा रही है। तो इसमें क्या क्रिया हो रही है? भागे जाना। तो भागी जा रही शब्द ये हमारा क्रिया है, इसको हम रेखांकित कर देंगे। उसके आगे, मैं सतलज के
किनारे जाकर बैठ गया। अब इसमें क्या क्रिया हो रखी है? बैठना, है ना, बैठ जाना। तो इसको हम रेखांकित कर देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, मेरा तन और मन ताज़ा हो गया। तो इसमें क्या क्रिया हो रही है? तन और मन का ताज़ा हो जाना, है ना। तो ताज़ा हो जाना इसमें क्रिया शब्द है, इसको हम रेखांकित कर देंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और इसे आप बहुत अच्छे से करोगे। चलिए।